नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अस्थिर बाजार और एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। जब भी बाजार में उथल पुथल होता है तो आपकी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी आती है काम। और हर एक एसेट के हिसाब से आपको क्या एलोकेशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, अपने जोखिम क्षमता के अनुसार, अपना लक्ष्य, अपनी निवेश अवधि के अनुसार कैसे बनाएं आप एक सटीक स्ट्रैटेजी। इस पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा। हमारे साथ खास एक्सपर्ट शामिल है शो में, ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज भटपाल। उनका करते हैं शो में स्वागत और जानेंगे कि आखिरकार एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी का तरीका अस्थिर बाजार में क्या हो। पंकज जी, स्वागत करते हैं आपका। जिस तरीके से एक वॉलेटिलिटी बाजार में हावी है, उसको देखते हुए सबसे ज्यादा काम आपका एसेट एलोकेशन ही आता है। अगर आपने सही ढंग से तमाम एसेट क्लास, चाहे फिर वह इक्विटी, डेट, गोल्ड हो, उसमें अगर अपने निवेश को बांट रखा है तो आप अस्थिर बाजार में भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अभी फिलहाल मौजूदा बाजार में एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी किस तरह कारगर साबित होगी। स्वाति जी नमस्कार। मैं एक बात कहूंगा कि एसेट एलोकेशन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे लंबे वक्त की बात करें या शॉर्ट टर्म की बात करें, आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन होना ही चाहिए। अब बात यह है कि जब मार्केट वॉलेटाइल होता है उस वक्त पर, क्योंकि इक्विटी मार्केट की बात करें तो उतार चढ़ाव की यहां पर संभावना है, तो ऐसे में बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में यदि डेट, गोल्ड, इस तरह के एसेट क्लासेस होंगे तो आपको नुकसान कम होगा। हालांकि लंबे वक्त में भी यदि आप लंबी अवधि की बात करें तब भी आपके पोर्टफोलियो में सभी एसेट क्लासेस होने चाहिए। और जैसा आपने कहा कि अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट कुछ समय से ऐसा माहौल बना हुआ है, लेकिन अब डेट के रिटर्न्स थोड़े बेहतर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही गोल्ड में भी अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो यदि आपके पोर्टफोलियो में मेनली इक्विटी के साथ साथ गोल्ड और डेट होगा तो इससे आपको रिटर्न्स बेहतर मिलेंगे और आपकी जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास जैसे कि सिल्वर है या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी आरईआईटी और इनविट्स के भी ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से आपको अपने पोर्टफोलियो में मल्टी असेट्स इंक्लूड करने चाहिए ताकि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का नुकसान कम हो और आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सके। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त एक और एक्सपर्ट शामिल हो चुके हैं शो में, उनसे भी जरा चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। क्वांटम म्यूचुअल फंड के सीईओ चिराग मेहता हमारे साथ है। चिराग, वेलकम, आपका स्वागत करते हैं शो में। यही बात हम कर रहे थे कि एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी वॉलेटिलिटी के बाजार में क्या हो, जिस तरीके का बाजार हम कुछ समय से देख भी पा रहे हैं। ऑल्दो हमने ये भी महसूस किया है कि ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में भारतीय बाजार में क्षमता है अपने आप को बिल्कुल मजबूत रखने की, पर डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो आपसे करंट सिचुएशन में एसेट एलोकेशन की इंपॉर्टेंस समझना चाहेंगे। जी स्वाति जी, शुक्रिया हमें बुलाने के लिए बातचीत में। अगर देखें तो हर एक एसेट का एक पोर्टफोलियो में एक रोल होता है और उस वजह से हर एक एसेट का एक जगह होता है पोर्टफोलियो में। जैसे कि हम इक्विटीज की बात करते हैं, इक्विटीज एक लंबे समय में आपके वेल्थ क्रिएशन करने में हेल्प करता है। डेट है जो एक स्टेबिलिटी लाने में मदद करता है और गोल्ड है जो एक डाइवर्सिफिकेशन लाने में आपकी मदद करता है। हमने देखा है कि जब जब इक्विटीज में बड़ी डाउनसाइड आती है, बड़ा फॉल आता है, तो इक्विटी गोल्ड अच्छा रिटर्न देता है तभी। एक जब भी आपका जो मेन इंजन है ग्रोथ के लिए वो अच्छा नहीं करता है, तभी एक सेकंड इंजन है जो गोल्ड के फॉर्म में है जो आपको लिए कॉम्पेंसेट कर देता है। ओवरऑल एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बना के चलना ही अच्छा होता है। और हमने देखा कि 90% ऑफ वेरिएशन रिटर्न्स में जो आते हैं पोर्टफोलियो के बीच में, वो एसेट एलोकेशन की वजह से आते हैं। एसेट एलोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आज की मार्केट की बात करें तो इंडिया हमें लगता है कि अभी भी अप साइकिल में है। जो रिकवरी हमने देखी है इक्विटी मार्केट्स में, वो भी एक अप साइकिल में है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हम आगे चलते हुए देखेंगे और उस वजह से अर्निंग्स ग्रोथ आते हुए देखेंगे। नेक्स्ट 2-3 साल में और गवर्नमेंट का जो पुश है केपेक्स का, वो भी ट्रांसलेट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ लाने में। ओवरऑल एक इक्विटीज एक अच्छी पोजीशन में है।
सो इसका मतलब ये नहीं कि इक्विटीज में ही पूरे पैसे डाल के चले, क्योंकि इक्विटीज में भी रिस्क आ सकते हैं, जैसे फॉरेन आउटफ्लोज हो सकते हैं, या ग्लोबल रिसेशन अगर आता है तो उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा इंडिया पे आएगा। सो ओवरऑल कहीं 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 से भी अनसर्टनिटी आ सकती है, और उस वजह से आपको दूसरे एसेट्स भी इंक्लूड करने चाहिए। सो ओवरऑल हर साल खाली आपको यही तय करना है, आपकी लॉन्ग टर्म रणनीति बनानी है। उस वजह से उसमें आपको हर साल ये देखना है कि कैसा इकोनॉमिक सिनेरियो पैन आउट होता है, और उस वजह से मुझे कोई एसेट में ओवरवेट या अंडरवेट करके चलना जरूरी है कि नहीं। वही कॉल आपको हर एक साल में लेना है, जिसे हम कई भाषा में रीबैलेंसिंग भी बोलते हैं। सो ओवरऑल वो जो रीबैलेंसिंग होता है वो आपको हर साल करना चाहिए। बाकी आपकी जो रणनीति है, एसेट एलोकेशन है, वो लंबे समय में उसके उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, और एक डिसिप्लिन वे में चलना चाहिए। सो ओवरऑल 2023 में भी आई थिंक तीनों एसेट क्लासेस अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और कोई भी एसेट क्लास कोई एक्सट्रीम पे नहीं है। जैसे एक्विटीज भी देखें तो टॉप पे नहीं है, बॉन्ड मार्केट्स में भी हमने काफी करेक्शन आते हुए देखा है, बॉन्ड यील्ड्स अभी काफी बढ़ गए हैं। सो दोनों में डाउनसाइड रिस्क यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं होगा, और मीडियम टर्म में अपसाइड काफी अच्छा दिखा रहे हैं ऑल दीज एसेट क्लासेस। सो ओवरऑल एक एसेट एलोकेशन जिसमें कोर एलोकेशन आपका एक्विटीज हो, डेट एक स्टेबिलिटी के फॉर्म में या इमरजेंसी कॉर्पस के रूम में आप बना सकते हैं, और गोल्ड एक डाइवर्सिफिकेशन फॉर्म में बना सकते हैं। ये आपको अच्छी रिटर्न्स लंबे समय में देगा। बिल्कुल, लंबी अवधि में जब हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं पंकज जी, तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम फ्रेम्स कैसे होनी चाहिए? हम एक क्लासिक 60-40 की बात हमेशा से करते आए थे, 60-40 एलोकेशन पोर्टफोलियो में, लेकिन वो हर किसी पे फिट तो बैठ नहीं सकता है। आपको अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी भी सेट करनी है। तो लॉन्गर टर्म में जैसा चिराग बोल रहे हैं कि आपको इक्विटी का भी टेस्ट रखना पड़ेगा, डेट का फ्लेवर भी रखना पड़ेगा, थोड़ा सा गोल्ड भी आपको चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी नज़र में एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी कैसी रहे? स्वाति जी, पहली बात तो यह है कि हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है, आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, टाइम कितना है, और फिर रिस्क एपेटाइट। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टाइम बहुत लंबा है लेकिन इन्वेस्टर रिस्क लेने के लिए मतलब एपेटाइट कम है, या फिर नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा ये डिफर कर सकता है, लेकिन लंबे वक्त में हमने देखा है कि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि क्षमता रखता है अच्छे रिटर्न दिलाने की। तो मेरा मानना यह है कि गोल्ड, क्योंकि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन इसे माना जाता है, डेट पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो इक्विटी ही आपको सबसे ज्यादा इसमें मददगार साबित हो सकती है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म की बात करें, रिटायरमेंट की बात हो, या फिर बच्चों की एजुकेशन, यानी कि शुरुआत में आप प्लानिंग कर रहे हैं और समय आपके पास काफी ज्यादा है, तो ऐसे में मेरे हिसाब से 60% आपका इक्विटी एलोकेशन यदि रहे, 30% आपका एलोकेशन डेट में हो, और 10% एलोकेशन आपका गोल्ड में हो, तो ये सही रहेगा। यदि मीडियम टर्म है तो ऐसे में आप हो सकता है 50% इक्विटी में एलोकेट करें, और साथ ही यहां पर आप 30% आपका जो है वो डेट में हो जाए, और 10% आपका गोल्ड में हो। तो इस तरह से आपकी जो स्ट्रेटेजी है, यानी कि 60-30-10 करके आप लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, या फिर 50-40-10 करके आप मीडियम टर्म में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। लेकिन यदि आपका निवेश मान लीजिए 5 साल के लिए आप करना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसे में डेफिनेटली आपको डेट एलोकेशन थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, और गोल्ड में हमेशा मैं कहूंगा कि 10-15% जो आपका एलोकेशन है वो सही रहेगा। लेकिन स्वाति, एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव, मैंने शुरुआत में कहा, यदि आप कंटिंजेंसी फंड बनाने की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो डेफिनेटली इक्विटी को आप एलोकेट नहीं करेंगे। वहां पर आपका निवेश जो है वो लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड, इस तरह के डेट फंड से आपका पोर्टफोलियो बनना चाहिए। लेकिन यदि हम किन्हीं गोल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो 4-5 साल में घर लेने की बात हो, या फिर 10-15 साल के बाद में बच्चों की एजुकेशन की बात हो, या फिर 25-30 साल के बाद में रिटायरमेंट की बात हो, तो इनके लिए आपको डिफरेंट तरह के डेट फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए।
साथ ही इक्विटी और गोल्ड तो है ही, और साथ में आजकल क्योंकि सिल्वर ईटीएफ भी अवेलेबल हैं, तो उसको भी थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो चिराग, ऐसे में जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, डेफिनेटली इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, जो कि समय के हिसाब से, बाजार के हिसाब से अलग अलग सिचुएशंस में वर्क कर सकती है। आपका आइडिया एसेट एलोकेशन का क्या है? आपकी नज़र में लॉन्गर टर्म के लिए, एसेट एलोकेशन के लिए, एसेट क्लास का जो बंटवारा है वो किस तरह होना चाहिए? जी स्वाति, अगर इसमें एसेट एलोकेशन की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए जो एसेट एलोकेशन होता है, हमें लगता है कि ज़्यादा पोर्शन इक्विटीज में होना चाहिए। इसकी ये वजह है कि इंडिया जैसी कंट्री में, इमर्जिंग नेशंस में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होता है। सो इन्फ्लेशन, हमारा मानना है कि 5.5-6% के आसपास इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में रहेगा। प्लस अगर रियल बेसिस पे देखें तो बिकॉज पीपल अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अपग्रेड करते हैं, तो इन्फ्लेशन ऑन अ रियल बेसिस बहुत ज्यादा है, करीब 9-10% के आसपास है। तो अगर इसको आपको बीट करना है, क्योंकि आपका अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, प्लस खर्चा, महंगाई जो है उसके ऊपर रिटर्न चाहिए, तो आपको ऐसे एलोकेशन करना चाहिए कि आपको वो रिटर्न मिले। सो ओवरऑल एक्विटीज में ज्यादा चंक होना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, तो ही आप ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स पोर्टफोलियो में ला पाएंगे। और एक्विटीज हालांकि बहुत वोलेटाइल एसेट है, इसलिए आपको गोल्ड जैसा एक अनकोरिलेटेड एसेट चाहिए। तो हम इसे बोलते हैं 12-20-80। सो 12-20-80 में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टर्स काफी आसानी से इसे रेप्लिकेट कर सकते हैं और अपने आप के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो उसका मतलब है 12 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस, आपके जो खर्चे हैं हर महीने के, कम से कम 12 महीने के खर्चे आप इमरजेंसी कॉर्पस के तौर पे रखिए। इसमें आपके कैश फ्लोज में कोई इंपैक्ट आता है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स को आपको इशू नहीं होगा। दूसरा, अगर एक्विटीज गिर जाते हैं और आपका फाइनेंशियल गोल कुछ नजदीक आ रहा है, तो आपको वो समय पे लॉस में बेचना ना पड़े, इस वजह से आप इमरजेंसी कॉर्पस में डिप कर सकते हैं वो टाइम पे, ताकि आप जब भी, क्योंकि हमने देखा कि एक्विटीज 30-40-50% गिर सकते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केट। इस वजह से आपको ये इमरजेंसी कॉर्पस बहुत जरूरी है। कोई इन्वेस्टर्स के लिए ये 6 महीना हो सकता है, किसी के लिए 24-36 महीने हो सकते हैं। इमरजेंसी कॉर्पस बनाने के बाद जो भी आपके पैसे हैं 80% एक्विटीज में डालिए और 20% गोल्ड में डालिए। ये हमने देखा, ये फॉर्मूला 12-20-80 काफी अच्छा वर्क करता है इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और इतना डाइवर्सिफिकेशन है कि इसमें आपके लिए जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था या कोविड क्राइसिस आया था, तभी भी पैनिक सिचुएशन नहीं बनता है इन्वेस्टर्स के लिए। सो ओवरऑल आपको वेल्थ जनरेट करने में देता है और डाउनसाइड्स भी काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। मगर इसके अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन जो एसेट क्लासेस में है, वो आपको एसेट विद इन एसेट क्लासेस भी लाना पड़ेगा, अक्रॉस एसेट क्लासेस एंड विद इन एसेट क्लासेस। आपके पास 80% एक्विटीज में है, क्या एक्विटीज आप एक ही स्टाइल में डालेंगे पैसे? नहीं, आपको अलग अलग स्टाइल चाहिए, जैसे ग्रोथ स्टाइल है या वैल्यू स्टाइल है या ESG स्टाइल है या एनी अदर स्टाइल जो आपको लगता है कि अच्छा करेगा या एसेंशियल है पोर्टफोलियो के लिए, वो आपको इंक्लूड करके चलना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि काफी साइक्लिकल बिहेवियर होता है अलग अलग स्टाइल्स में। जैसे वैल्यू स्टाइल 17 से 19 में अच्छा नहीं कर रहा था, उसके बाद वैल्यू स्टाइल अच्छा कर रहा था, उसके पहले ग्रोथ स्टाइल ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और अभी ग्रोथ स्टाइल थोड़ा सा सफर कर रहा है परफॉर्मेंस में, जैसे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं। सो ओवरऑल हर एक स्टाइल के अलग अलग फेजेस होते हैं, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन विद इन एक्विटी एज अ कंपोनेंट बहुत बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 3 स्टाइल्स में आप उसके बाइफरकेट कीजिए। जैसे हम कहते हैं कि 70% ज्यादा प्रतिशत आप ग्रोथ स्टाइल में कीजिए, उसमें भी डिफरेंट फंड्स इंक्लूड कीजिए, थोड़ा सा वैल्यू स्टाइल में एलोकेट कीजिए और थोड़ा ESG स्टाइल में एलोकेट कीजिए, बिकॉज दैट्स द फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग। सो ओवरऑल एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफिकेशन लाइए, विद इन एसेट क्लासेस भी डाइवर्सिफिकेशन लाइए, और ये रणनीति है जो 12-20-80 है, वो आपको निराश नहीं करेगी। लंबी अवधि में आपको रिटर्न्स अच्छे देंगे और डाउनसाइड रिस्क कंट्रोल करता है ये। सो ओवरऑल वोलेटिलिटी कम है, डाउनसाइड रिस्क कम है और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अच्छे हैं।
मनी गुरु में आज हमारे साथ है ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल और क्वांटम म्यूचुअल फंड के सीईओ चिराग मेहता हमारे साथ है। बात करें एसेट एलोकेशन की अहमियत की और स्पेशली कैसे आप एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, अपने लक्ष्य, अपने जोखिम क्षमता और अपने सिचुएशन के हिसाब से पोर्टफोलियो को कैसे सेट करें। पंकज जी, आपने एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बताई जिसमें लंबी अवधि, मध्यम अवधि, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर समझी चिराग से भी 12-20-80 की स्ट्रैटेजी जिसमें आप गोल्ड इमरजेंसी के लिए और फिर लंबी अवधि के लिए इक्विटी का एक मेजर जो पोर्शन है अपना पोर्टफोलियो उसमें डाल सकते हैं। पर ऐसे निवेशक जो कि खुद से रीबैलेंसिंग शायद न कर पाए, उनके लिए भी कुछ है जिससे कि ऑटोमेटिकली क्या कहें, जिससे कि आप फंड के उस नेचर के तहत ही आप आसानी से अपने एसेट एलोकेशन को संभाल पाएं, रीबैलेंसिंग कर पाएं। बिल्कुल स्वाति, देखिए एसेट एलोकेशन जो है बहुत जरूरी है और जैसा मैंने कहा कि आप 60% इक्विटी कर लीजिए, ये सब चीजें क्या है, एक जनरल रूल है। लेकिन जैसा कि अभी 12 मंथ की कंटिजेंसी प्लानिंग की बात करते हैं कि 12 मंथ के बराबर आपके पास में इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिजेंसी फंड में होना चाहिए, चिराग जी ने जैसा कहा अभी। अब ये सब चीजें इन जनरल हैं, बट वो 12 मंथ की जगह पे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम की जरूरत भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपकी फैमिली में कितने लोग अर्निंग मेंबर हैं और आपका जो कैश फ्लो है वो कैसा है। अगर आपकी सरकारी नौकरी है और आपको पता है कि टाइम पर सैलरी मिलती है, जॉब सिक्योर है, तो थोड़ा अलग हो सकता है। और यहीं पर अपना खुद का कोई ऐसा व्यवसाय है जहां पे इनकम अनइवन होती है तो चेंज भी हो सकता है। इसी तरह से इक्विटी में 60 का 80 भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बट ये बात थी लॉन्ग टर्म के हिसाब से या अपने गोल्स के हिसाब से। लेकिन यदि जैसे हम आजकल बात कर रहे हैं कि मार्केट वॉलेटाइल है और आपको यहां पर सभी तरह के एसेट क्लासेस में, स्पेशली इक्विटी, डेट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसे प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि किस वक्त पर आपको रीबैलेंसिंग करनी चाहिए, कहां पर ज्यादा कहां पर कम, तो एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। और यहां पर सेबी की जो मैंडेट है वो ये है कि मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, स्कीम का इन्वेस्टमेंट, और हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन होगा। तो उसके अलावा जो है वो बाकी फंड मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो आप खुद से ये तय करना मुश्किल हो जाता है अपने आप की कब किस एसेट क्लास में ज्यादा करें या कम करें। और कई बार अगर मैं कहूं कि 10-15% ही आपका एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि गोल्ड में रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं और यदि फंड मैनेजर सही कॉल लें और गोल्ड में उस वक्त पर एलोकेशन बढ़ा लें तो इन्वेस्टर को रिटर्न्स बेहतर मिल सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, यहां पर टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं और वो एलोकेशन हो सकता है किसी वक्त पर गोल्ड में आपका बहुत ज्यादा हो जाए, या हो सकता है कि डेट में बहुत ज्यादा हो और इक्विटी में 10% ही रहे, तो ऐसा भी यहां पर संभव है। तो ये कैटेगरी जो है ये मुझे बहुत सही लगती है। और साथ में इसमें एक फायदा और भी है स्वाति, जब हम खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं और रीबैलेंसिंग करते हैं तो जब हम एक एसेट से एग्जिट करेंगे तो वहां पर कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल होगा। और साथ ही जब आप एंट्री करेंगे दूसरे एसेट क्लास में तो वहां पर क्योंकि स्टैंप ड्यूटी भी एप्लीकेबल है वो भी आपको देनी होगी, एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन यदि आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर एज ए इन्वेस्टर आपको कैपिटल गेन टैक्स की चिंता नहीं करनी है, आपको फिर से सेलिंग और बाइंग नहीं करनी है, तो स्टैंप ड्यूटी का भी यहां पर नहीं होगा, साथ ही एसटीटी भी आपको नहीं पे करनी होगी। तो इन सब बातों के हिसाब से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। ओके चिराग, एक बात आपसे समझना जरूरी है। आपने जो एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी की बात की, एक निवेशक के लिए कितना आसान है उसको खुद से रीबैलेंस करना, और क्या एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसके लिए बाजार की कि जो एक पर्टिकुलर आपको एलोकेशन करना है इमरजेंसी के लिए या फिर गोल्ड में एलोकेशन कितना, किस टाइम पर कितना होना चाहिए,
इक्विटी में आपको, जैसा आपने खुद बोला, विद इन इक्विटी भी आपको डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है विद इन सर्टन थीम्स एंड स्टाइल्स, एक एडवाइजर या एक फंड मैनेजर के जरिए वो ले सकता है? जी, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने, जैसे हमने भी हमारे वेबसाइट पे काफी सिंपल टूल बनाया है जिसके थ्रू आप कुछ ही क्लिक्स में एसेट एलोकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वहां पे समझेंगे कि आप ये एसेट एलोकेशन में अगर लास्ट 10-15 साल में इन्वेस्ट करते तो आपके रिटर्न्स क्या होते, आपके रिस्क क्या होते, आपके कॉस्ट क्या होते। सो ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग जो इन्वेस्टर को चाहिए अपने आप कॉल लेने के लिए, वो सारे टूल्स अवेलेबल है इन्वेस्टर्स को आसानी से एक्सेस करने के लिए। सो ओवरऑल ना ही इन्वेस्ट करने के लिए बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी इन्वेस्ट करना है। जैसे मेरे पास लमसम पैसे नहीं है अभी, मेरे को हर महीने जो इनकम आएगी उसमें से इन्वेस्ट करना है, तो भी वो फैसिलिटी अवेलेबल है। आप एसआईपी में साइन अप कर सकते हैं 5 साल 10 साल के लिए, तो आपकी एसेट एलोकेशन होती रहेगी वो उस उन फंड्स में, उन एसेट क्लासेस में, और एक बहुत ही कन्वीनियंट वे में हो जाएगी। रीबैलेंसिंग की बात करें तो हर एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो साल में एक बार रिविजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरी एसेट एलोकेशन ये थी और आज ये इतनी स्क्यू हो गई है, तो मेरे को रीबैलेंस करना चाहिए। सो ओवरऑल इसके लिए भी टूल्स अवेलेबल है जो आपको दिखाएंगे कि आपकी एसेट एलोकेशन ये थी आप जब आपने शुरू किया, ये आपकी इंटेंडेड एलोकेशन थी और आज की एसेट एलोकेशन ऐसी है। सो एक इन्वेस्टर को मालूम पड़ेगा कि काफी स्क्यूनेस दिख रही है मेरे एसेट एलोकेशन में, इसलिए मुझे आज रीबैलेंस करना चाहिए। सो ओवरऑल हम और फंड हाउसेस काफी सारे इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज भी करते हैं जिससे वो बताते हैं कि हर एक एसेट क्लासेस कैसा लग रहा है अभी, और उस हिसाब से इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को मोल्ड कर सकते हैं। सो ओवरऑल आई थिंक बहुत सारी कन्वीनियंस आ गई है एसेट एलोकेशन बनाने के लिए, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग है इन्वेस्टर्स के लिए, और वो फंड हाउसेस को अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ और आपके माध्यम से भी हम पहुंच रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि एसेट एलोकेशन करना कितना जरूरी है और किन आसान चीजों से वो अपनी लाइफ आसान बना सकती है, इन्वेस्टमेंट जर्नी आसान बना सकते हैं। सो ओवरऑल बहुत जो 10 साल पहले था और आज है, बहुत रिमार्केबल शिफ्ट हम देख रहे हैं ओवरऑल कन्वीनियंस लेवल्स में, और एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग जो इन्वेस्टर को चाहिए वो आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। सो ओवरऑल आप जाके हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। जो एमसीज हैं, कई एमसीज वेबसाइट के जरिए भी आप अपने लिए एक अच्छी एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा चिराग बता रहे हैं। आपको अगर ऐसे ही किसी मॉडल पर जाना है, जैसा चिराग ने मेंशन किया 12-20-80 यानी 12-80, माफ कीजिए 12-20-80 के एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी के लिए आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक म्यूचुअल फंड एक ऐसा मिल जाए जहां पर आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनी बनाए मिले और जो एक फंड मैनेजर है आपको एसेट एलोकेट करके दे, तो उसके लिए भी कैटेगरी मौजूद है म्यूचुअल फंड में, मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली इस पूरे बाजार में आपके लिए एज इन्वेस्टर सब कुछ मौजूद है, बस आपको उसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है, फिर आप अपने लक्ष्य के अनुसार अपने लिए एक सही स्ट्रैटेजी चुन सकते हैं। धन्यवाद करेंगे पंकज मठपाल और चिराग मेहता, आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सी बिजनेस।